हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। शुरू करें जी बच्चे। वापस से आज हम लोगों को नया चैप्टर शुरू करना है बच्चा, एंड द चैप्टर इज इन्फ्लेशन। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप देखेंगे, आप अपनी मम्मी से पूछेंगे, फादर से पूछेंगे, तो वो आपको बताएंगे इन्फ्लेशन कितना इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है जी बच्चे? महंगाई। एक तरह से देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे कि आज का जो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो लोग जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, दैट इज इन्फ्लेशन। क्लियर? तो इन्फ्लेशन वाला कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी बच्चा। ठीक है जी, चलिए। सबसे पहले प्रश्न हमारा ये उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? सर इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, सामान का दाम जो बढ़ जाता है उसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। नहीं जी बच्चा, समझेंगे। इन्फ्लेशन का मतलब कोई सामान अगर महंगा बिक रहा है तो ही हम बोलेंगे कि दैट इज द केस ऑफ इन्फ्लेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। If there is a situation of continuous rise in the price of a commodity, then that will be known as inflation. समझ में आई बात जी बच्चे? अगर किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस में कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट होता है, कंटिन्यूअस इंक्रीज होता है, लगातार उसका प्राइस बढ़ते रहता है, तो दैट विल बी डीम्ड टू बी द केस ऑफ इन्फ्लेशन। उसे हम लोग इन्फ्लेशन कहेंगे। समझ में आ रही बात जी? क्लियर है जी बच्चा? चलिए फटाफट से देखते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली अपने को पढ़ना क्या है, इन्फ्लेशन कैसे कैसे हमारे लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए एक प्रॉब्लम है, और गवर्नमेंट ने इस इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए क्या क्या मेजर्स, क्या क्या पॉलिसीज अपनाए हैं, और उसका इफेक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ा, ये सारे एस्पेक्ट्स को हम लोगों को यहां पे डिस्कस करना है। ठीक है जी, चल। सबसे पहला फर्स्ट केस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। Inflation refers to the situation in which prices of goods and services constantly rise at a fast pace. वैसा सिचुएशन जिस सिचुएशन में गुड्स और सर्विसेज के प्राइस जो है वो लगातार बढ़ते रहते हैं, बहुत तेज गति से, फास्ट स्पीड से, पेस से, तो दैट विल बी द केस ऑफ इन्फ्लेशन। नोट दैट इन्फ्लेशन इज अ स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइसेज एंड नॉट अ स्टेट ऑफ हाई प्राइसेस। कंटिन्यूअस जो प्राइस में इंक्रीमेंट होता है उसे इन्फ्लेशन बोलेंगे, प्राइस बढ़ गया है तो उसको महंगाई बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है जी बच्चे। क्लियर? द सिचुएशन ऑफ कंटिन्यूअस राइज इन प्राइस विल बी डीम्ड टू बी इन्फ्लेशन। ठीक है जी। मोरओवर एवरी टाइप ऑफ राइज इन प्राइस लेवल इज नॉट कॉल्ड इन्फ्लेशन, इट इज द कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइस लेवल विच इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है जी, ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हम ये पॉइंट भी आपको। चलिए, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ये जो इन्फ्लेशन है वो कितने प्रकार का हो सकता है? सबसे पहले इन्होंने कहा जी क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन ऑकर्स व्हेन द प्राइस लेवल इंक्रीजेस एट अ माइल्ड रेट से अप टू 2% पर ईयर। माइल्ड रेट माने धीमी गति से। अगर किसी भी गुड्स का प्राइस धीमी गति से ईयरली बेसिस पे बढ़ता है, से अप टू 2% पर एनम। पिछले साल प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपया था, इस बार हो गया 101 रुपया 50 पैसे या 102 रुपए। तो अगर बहुत कम रफ्तार से प्राइस बढ़ता है, मैक्सिमम से अप टू 2% ईयरली, तो दैट इज द केस ऑफ क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्लियर? कहीं ना कहीं उतना इन्फ्लेशन होना चाहिए, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सर उतना इन्फ्लेशन होना चाहिए का क्या मतलब हुआ? समझो बच्चा, उतना इन्फ्लेशन होना चाहिए का मतलब ये हुआ कि रेगुलर बेसिस पे अगर थोड़े बहुत गुड्स के प्राइस बढ़ते रहेंगे तो प्रोड्यूसर्स को भी मोटिवेशन मिलेगा, उनका भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। क्लियर है जी? जो अब देखिए कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बेच रहे हैं, कोई भी, जैसे कि एप्पल कंपनी जो है ये पेंसिल बेचती है, सपोज द प्राइस इज 8,500 रुपीज। अब देखेंगे कंपनी ने क्या किया कि अगले साल इसका प्राइस जो है वो सपोज थोड़ा और बढ़ा दिया, 8,600 रुपीज कर दिया, 8,700 रुपीज कर दिया। प्राइस अगर थोड़ा सा बढ़ता है तो क्या उससे फायदा होगा या क्या उससे नुकसान होगा, थोड़ा सा समझेंगे जी बच्चे। मैंने आपको क्या कहा कि माइल्ड रेट से अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंपनी ने बहुत सारे रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज किए होंगे, प्लस कंपनी के लेबर जो है, इंप्लॉइज जो है, वो भी इन्वॉल्व होंगे। अब आप बोलेंगे बच्चे, रेगुलर बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे कहीं ना कहीं इंप्लॉइज की सैलरी में भी इंक्रीमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंप्लॉइज का सैलरी भी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो इंप्लॉइज का सैलरी बढ़ेगा, मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा, तो ओवरऑल कॉस्ट इसको बनाने का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उस कंडीशन में द प्रोड्यूसर विल बी बाउंड टू इंक्रीज द प्राइस। प्रोड्यूसर जो है वो इसका प्राइस बढ़ाने के लिए बाध्य हो जाएगा। समझ में आ रही बाजी बच्चे? तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन जो है वो ईयरली बेसिस पे डिजायरेबल है, आगे भी डिस्कस करेंगे ये पॉइंट। ठीक है, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो गया जी। नेक्स्ट वन इज वॉकिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है वो पहले एकदम धीमी गति से चल रहा था बच्चे, अब थोड़ा धीरे धीरे वॉक करना शुरू कर दिया। ठीक है,
When the rate of increase in price level is in the range of 2 to 6%, it is known as walking inflation. कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत अलार्म है गवर्नमेंट के लिए कि कहीं ना कहीं 2 से 6% तक का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो हम लोगों को थोड़ा कमर कस लेना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए कि इससे ज्यादा रेट अगर बढ़ेगा तो तुरंत उसको हम ठीक करने के मेजर्स अपनाएंगे। ठीक है जी, तो वॉकिंग इन्फ्लेशन रेट थोड़ा याद रखेंगे, 2 to 6% पर एनम के रेट से अगर बढ़ता है प्राइस तो। नेक्स्ट इज रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ जी बच्चे, अब जो रफ्तार है प्राइस बढ़ने की, जो रफ्तार है वो क्या हो गई है, ज्यादा हो गया है, लगभग 10% हो गया है। समझ में आ रही बात? When the price level rises at a faster rate and is generally around 10%, it is known as running inflation. कहीं ना कहीं running inflation क्या है जी बच्चे, it is a warning signal indicating the need for controlling it. अगर 10% या उसके अराउंड में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए वो ये वार्निंग है कि देयर इज शुड बी रिक्वायरमेंट टू कंट्रोल दैट इन्फ्लेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग का मतलब लंबी लंबी छलांग लगाना। इन्फ्लेशन का रेट अगर 20% हो जाए, 25% हो जाए, 100% हो जाए, 150% हो जाए, 2 डिजिट 3 डिजिट में अगर इन्फ्लेशन का ईयरली रेट जो है वो इंक्रीमेंट होने लगे तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ गैलोपिंग इन्फ्लेशन। समझ में आ रही बात जी? एग्जांपल न्यूज वगैरह में हम लोग कभी कभी देखते हैं बच्चे, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक ऐसी कंट्री है जहां पे इन्फ्लेशन का रेट ऐसा हो गया है कि लोग झोला में एक झोला पैसा लेके जाते हैं तो थोड़ा सा सब्जी लेके आते हैं। थिंक अबाउट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर देयर। समझ में आ रही बात जी? केन्या, वहां पे भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। समझ में आ रही बात जी बच्चे? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन ऑकर्स व्हेन द प्राइस स्टार्ट राइजिंग एट डबल और ट्रिपल डिजिट रेट, दैट इज 20%, 100%, 200% पर ईयर। ये कहीं ना कहीं डिटोरिएटिंग कंडीशन है। कैसे डिटोरिएटिंग कंडीशन है जी? जो गरीब लोग हैं वो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतना ज्यादा इंक्रीमेंट। आपका प्राइस का वैल्यू इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उस प्राइस पे आप बहुत कम गुड्स अफोर्ड कर सकते हैं, उस प्राइस पे आपको बहुत कम सामान मिलेगा, तो ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है। तो दीज आर नॉर्मली द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। क्लियर है जी बच्चे? और अलग अलग लेवल पे अलग अलग नेचर के हिसाब से भी इन्फ्लेशन को डिवाइड किया गया है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड देन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक में पुल है, एक में पुश है। थोड़ा सा वर्ड्स को ध्यान देंगे बच्चे। इकोनॉमिस्ट्स हैव ट्रेडिशनली एक्सप्लेन्ड द टर्म इन्फ्लेशन इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस ऑपरेटिंग फ्रॉम डिमांड एंड सप्लाई साइड। डिमांड और सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने क्या किया है जी, इन्फ्लेशन को डिवाइड किया है, इन्फ्लेशन को बांटा है। कैसे, किस प्रकार का हो सकता है? पहला इन्होंने कहा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, समझो जी बच्चे। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो सप्लाई है, किसी प्रोडक्ट का जो सप्लाई है मार्केट में, उसके जितना स्टॉक अवेलेबल है, डिमांड अगर उससे ज्यादा हो जाता है, सप्लाई से डिमांड अगर ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं क्या होगा बच्चे? मान लीजिए एक एग्जांपल देंगे बच्चे, नवंबर दिसंबर के महीने में आप देखेंगे प्याज का प्राइस जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी रिसेंट में मैंने देखा था लास्ट ईयर कि प्याज जो है वो 150 रुपीज पर केजी बिक रहा था। व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? कारण क्या था जी बच्चे उसका? कि सप्लाई जो है वो प्याज का वो कम हो गया था इन कंपैरिजन टू द डिमांड। डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई कम पड़ गया था। अब देखेंगे उस कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जब सप्लायर देखेगा कि मेरे पास सामान का स्टॉक कम है और उसको खरीदने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, डिमांड ज्यादा है, तो वो क्या करेगा जी? सप्लायर जो है वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या करेगा? बढ़ा देगा। समझ में आ रही बात जी? तो डिमांड ज्यादा होने के कारण, डिमांड ज्यादा होने के कारण और सप्लाई कम होने के कारण डिमांड जो है वो क्या करता है? प्राइस को अपनी ओर खींचता है। समझ में आ रही बात जी बच्चे? प्राइस को वो क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। दैट इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बात समझ में आ गया जी? क्लियर है बच्चा? तो डिमांड और सप्लाई का जो डिसइक्विलिब्रियम है उसके कारण प्राइस में जो बढ़ोतरी होती है, दैट इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ जी? जो लोग सामान खरीदते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ में आ रही है जी? डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऑकर्स व्हेन the demand for goods and services exceeds the supply available at existing prices, that is when there is excess demand for goods and services। समझ में आ रही बात जी? सप्लाई के कंपैरिजन में डिमांड अगर बढ़ जाए तो दैट इज द केस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन।
तो डिमांड जो है वो क्या कर रहा है, प्राइस को अपनी ओर खींच रहा है, दैट्स व्हाई द नेम इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्लियर। दूसरा एस्पेक्ट क्या है जी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पुश का मतलब क्या होता है बच्चे, धक्का लगाना। वर्ड्स को ध्यान देंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। पुश का मतलब हमने क्या कहा जी, धक्का लगाना। अब देखेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ। एक एग्जांपल वापस से अपना, इस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी इंप्लॉइज लगे होंगे, उन इंप्लॉइज को सैलरी कंपनी ने दिया होगा कि नहीं। एकदम बेसिक सा बात बोलते हैं बच्चे, समझेंगे। इसके लिए इंप्लॉइज का जो सैलरी है वो भी सैलरी वेजेस इंक्लूडेड होगा इसके कॉस्ट में। अब देखिए क्या हुआ, लगातार पिछले 1 साल 1.5 साल से कंपनी ने इंप्लॉइज का सैलरी बढ़ाया नहीं था। सारे इंप्लॉइज जो है वो लेबर यूनियन से कांटेक्ट किए और इंप्लॉइज ने कहा कि ऐसा है जी कि हम लोगों की सैलरी आप बढ़ाइए, अदरवाइज अब हम काम नहीं करेंगे, स्ट्राइक। कंपनी ने कहा कि अरे भाई तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। कंपनी ने क्या किया, उनकी सैलरी बढ़ा दिया। समझो बच्चा, अगर सैलरी और वेजेस बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा कि घटेगा, बोलो बच्चे। प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सर ऑब्वियस ही बात है कि बढ़ेगा। प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा जी, सर बिल्कुल प्राइस भी बढ़ेगा। तो समझो बच्चे, कॉस्ट के बढ़ने के कारण जो किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, दैट इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों पड़ा, थोड़ा सा समझो बच्चे। कॉस्ट बढ़ गया तो कॉस्ट जो है वो प्राइस को और धक्का देता है, समझेंगे बच्चे। पहला बोले थे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब डिमांड अपनी ओर खींच रहा है, डिमांड ज्यादा हो गया है, डिमांड ज्यादा है जी और सप्लाई कम है, उसके कारण डिमांड प्राइस को अपनी ओर खींच रहा है, दैट इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और कॉस्ट नीचे से समझेंगे बच्चे, कॉस्ट बढ़ गया जिसके कारण क्या हो गया जी, प्राइस और बढ़ गया। तो कॉस्ट के बढ़ने के कारण प्राइस को क्या कर रहे हैं जी, और धक्का दे रहे हैं, प्राइस और हमारा बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई द नेम इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बात समझ में आ रही है जी। इन्फ्लेशन originating from increase in cost is known as cost push or supply side inflation. Cost push inflation may be caused by increase in wage, already मैंने कहा बच्चे, increase in profit margin और increase in input prices। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल वगैरह लगते हैं, उन रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट भी बढ़ेगा। क्लियर है जी। तो वेजेस बढ़ने के कारण, रॉ मटेरियल के चार्जेस बढ़ने के कारण, या कंपनी ने ही सोचा कि मुझे अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है, अब हम उस प्रॉफिट पे नहीं बेचेंगे, अब हमको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल्स प्राइस बढ़ जाएगा। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स प्राइस, मैंने इसको 8,500 में खरीदा, अगर कंपनी सोचती है कि नहीं जी अब हमको इसको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे बेचना है, अब इसको हम 9,000 में बेचेंगे, तो कंपनी ने अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट इसका मेरे लिए महंगा हुआ कि नहीं हुआ जी बच्चे। तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के कारण कॉस्ट और बढ़ गया, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्लियर। चलिए, अब इन्फ्लेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इकोनॉमिस्ट ने कहा कि इन्फ्लेशन 2 प्रकार का होता है, एक डिमांड साइड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लायर का कॉस्ट ही बढ़ गया जिसके कारण वो सामान का दाम बढ़ाने के लिए बाध्य हो गया। क्लियर। वो सप्लाई के साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया जी, दैट इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब दोनों के कारणों को हम लोग रीजंस को समझने का प्रयास करेंगे बच्चा। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में नंबर 1, कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नंबर 1, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इंपॉर्टेंट है बच्चे, कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल आराम से समझेंगे। Increase in money supply. The first major cause of demand pull inflation is increase in the supply of money, which leads to increase in aggregate demand. When the government is not able to meet its deficit budget through new taxes, it does so by issuing surplus notes. As a result, the amount of money increases in the economy, which gives rise to a situation of inflation. सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चे, क्लास 12 में इसको और ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है, फिर भी मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इन्होंने कहा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड के कारण प्राइस के बढ़ने का क्या क्या कारण हो सकता है। पहला इन्होंने कारण कहा जी बच्चे, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मार्केट में अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए, थोड़ा सा समझेंगे मनी सप्लाई बढ़ाने का रीजन इन्होंने क्या दिया, ध्यान दे बच्चे। हर साल क्लास 12 में आप चैप्टर पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट, ठीक है जी, इकोनॉमिक्स के सेकेंड पार्ट में।
हर साल गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, समझो बच्चा, आने वाला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है। बात समझ में आ रही है जी? सर आने वाला फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ? अकाउंट्स में पढ़े होंगे बच्चे, नॉर्मली व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को अपने फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं बच्चा। क्लियर है जी? अब देखेंगे, जैसे से मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, सपोज दिस इज द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी और फरवरी या से मार्च। ये अगर दिसंबर, जनवरी, फरवरी या मार्च का महीना है तो आने वाला फाइनेंशियल ईयर कब के लिए कब होगा बच्चा? तो आने वाला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से होगा, से 2021, 1 अप्रैल 2021 से होगा, और वो खत्म कब होगा? उसके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2022 में खत्म होगा। समझ में आ रही बात जी? क्लियर है बच्चा? तो आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है। सर बजट बनाती है का मतलब क्या हुआ? समझो बच्चे, बजट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट एक एस्टिमेट करती है, एक एनालिसिस करती है कि अगले 1 साल में मेरा टोटल एक्सपेक्टेड रिसिप्ट, कितना पैसा हमको आने का उम्मीद है और कितना पैसा हमको खर्च करने का उम्मीद है। ये अपने एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स और एक्सपेंसेस का गवर्नमेंट क्या करती है जी बच्चे? एक एस्टिमेट बनाती है। दैट इज नोन एज बजट, दैट इज नोन एज गवर्नमेंट बजट। आप देखते होंगे बच्चे, फरवरी मार्च के महीने में, स्पेसिफिकली फरवरी के महीने में पार्लियामेंट में न्यूज वगैरह में दिखाया जाता है बजट। गवर्नमेंट अपना बजट प्रेजेंट करती है जी, रेलवे बजट, फाइनेंशियल बजट प्रेजेंट करती है जी। क्लियर? दैट इज नोन एज बजट। उसमें अगले 1 साल में कहां से पैसा आने का चांस है और कहां हम खर्च करना चाहते हैं, इसका एक एस्टिमेशन गवर्नमेंट तैयार करती है। दैट इज नोन एज गवर्नमेंट बजट। सर गवर्नमेंट को कहां से पैसा आ सकता है? समझो बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेसिप्ट गवर्नमेंट के लिए क्या है जी? टैक्सेस। गवर्नमेंट हमसे डायरेक्ट टैक्स लेती है, इनडायरेक्ट टैक्स लेती है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनियों पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल बड़ा फेमस है जी बच्चे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। समझ में आ रही बात जी बच्चे? अब देखेंगे तो अगला 1 साल में गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है कि हमको अलग अलग सोर्सेज से कितना पैसा आने का उम्मीद है। से गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया कि अगले 1 साल में मेरे पास 1000 रुपया आने का उम्मीद है विद द हेल्प ऑफ टैक्सेज एंड ऑल अदर थिंग्स। और अगले 1 साल में हम कहां पैसा खर्च करेंगे, मेरा खर्चा कितना है। मान लीजिए, ध्यान से समझो बच्चा, मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया कि भैया मेरा खर्चा जो है वो तो 1200 रुपए का है, अगला 1 साल में हमको 1200 रुपए खर्च करना है। अब देखेंगे 1 साल में गवर्नमेंट को लग रहा है कि 1000 रुपए मेरे पास आएगा, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर अगर 1200 रुपए है, तो उस कंडीशन में 200 रुपए गवर्नमेंट कहां से लाएगी? क्योंकि खर्च भी जरूरी है, अपने इंप्लॉइज को सैलरी देना है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करना है, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज, और भी बहुत सारा गवर्नमेंट का खर्चा है जी। सब्सिडी वगैरह भी गवर्नमेंट देती है, किसी भी खर्च में कटौती नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करें जी, वो 200 रुपया कहां से लाए? समझ में आ रही बात जी? क्लियर? एकदम कंसेप्चुअली समझते रहेंगे बच्चा। अब गवर्नमेंट सोचती है कि वो 200 रुपया कहां से लाए? तो गवर्नमेंट सोचती है ऐसा करते हैं कि वर्ल्ड बैंक से या रिजर्व बैंक से हम लोग 200 रुपया लोन ले लेते हैं। फिर गवर्नमेंट सोचती है कि लोन लेना तो बड़ा इजी है, लेकिन अगर लोन ले लेंगे तो उसका इंटरेस्ट भी हमको पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात जी? अब समझेंगे कि अगर उसका इंटरेस्ट भी हमें पेमेंट करना पड़ेगा तो मेरा भविष्य का इनकम भी ब्लॉक हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? अब भविष्य में जो भी कमाएंगे उस कमाई का पहले तो इंटरेस्ट में ही माइनस हो जाएगा, तो भविष्य के इनकम को भी मैंने क्या कर दिया जी? ब्लॉक कर दिया। क्लियर? तो गवर्नमेंट सोचती है कि नहीं, इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन टू गो फॉर द लोन। लोन लेना हमारे लिए बिल्कुल उचित ऑप्शन नहीं है, तो अब क्या करें तो ज्यादा अच्छा होगा? तो गवर्नमेंट सोचती है ऐसा है, आरबीआई को बोलते हैं कि नया नोट छाप के हमको दे दो। समझो बच्चा, आरबीआई को बोलते हैं कि फटाफट से नया नोट छापिए जी और छाप के हमको दे दीजिए, कोई टेंशन नहीं रहेगा। आरबीआई बोलती है ठीक है भैया, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा कर लेते हैं। ठीक है जी? अब देखो बच्चा, वापस से इधर बच्चे सुनेंगे, अब पूरा समराइज्ड वे में हम कहेंगे जी। गवर्नमेंट ने अपना बजट बनाया और बजट में रिसिप्ट जो है वो एक्सपेंसेस से कम हो गया, तो शॉर्ट कितना पैसा हो गया? मेरे एग्जांपल के हिसाब से 200 रुपया। ये जो बजट में 200 रुपया शॉर्ट हो गया, दैट इज नोन एज डेफिसिट बजट। क्या नाम बोले बच्चा इसका? डेफिसिट बजट। अगर बराबर हो जाता, ऐसा भी हो सकता है कि बराबर हो जाए, तो दैट इज नोन एज बैलेंस्ड बजट। अगर ऐसा होता है कि मुझे लग रहा है कि 1500 रुपया आने का चांस है और 1200 रुपया ही खर्च होने का चांस है, तो 300 रुपया गवर्नमेंट के पास पॉकेट में बच जाएगा, सरप्लस बचेगा जी बच्चा। उसको बोलेंगे सरप्लस बजट। ये अलग बात है कि सरप्लस बच ही नहीं पाया आज तक गवर्नमेंट का,
ठीक है जी, हम लोग डेफिसिट में ही चल रहे हैं। ठीक, तो जो डेफिसिट बजट हो गया, पैसा शॉर्ट हो गया, गवर्नमेंट सोचती है कि वो पैसा हम कहां से लाएं, तो उन्होंने कहा आरबीआई को कि नया करेंसी, नया नोट छाप के हमको दे दीजिए, और हम जो 200 शॉर्ट पड़ रहा है, 200 रुपया मेरे पास आ जाएगा, जिनको जिनको देना है खर्च के तौर पे उनको उनको हम दे देंगे। तो अपने डेफिसिट बजट को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने जो आरबीआई को कहा कि नया करेंसी आप इशू कीजिए, दिस इज नोन एज डेफिसिट फिनांसिंग। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अपने डेफिसिट को फिनांस करने का तरीका अपनाने का प्रयास किया जी, तो उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया जी, दैट इज नोन एज डेफिसिट फिनांसिंग। बात समझ में आ गया बच्चा? क्लियर है? क्या नाम बोला बच्चा हमने? डेफिसिट फाइनेंसिंग। यस, अब देखेंगे, ये तो डेफिसिट फाइनेंसिंग और डेफिसिट बजट का कंसेप्ट सिर्फ हमने बताया बच्चे। अब इन्फ्लेशन से उसका क्या रिलेशनशिप है, समझो बच्चा। अगर गवर्नमेंट मार्केट में नया नोट इशू करा के, आरबीआई से नया नोट करेंसी पब्लिश करा के और मार्केट में सप्लाई कर देती है, तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगा बच्चे? बढ़ेगा। लोगों के पास पैसा क्या होगा बच्चे? ज्यादा होगा। अब समझेंगे, अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, जैसे आप बोलते हैं कि गवर्नमेंट कितना अच्छा होता कि गरीबों को 10-10 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपए बांट देती है, ऐसे ही अगर लोगों के पास सरप्लस पैसा चल जाएगा तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बच्चा? अब सबके पास पैसा आ गया, सारे लोग पैसा लेके और मार्केट में गुड्स खरीदने के लिए चले जाएंगे, लेकिन गुड्स का स्टॉक तो लिमिटेड है। समझ में आ रहा है बच्चा बात? गुड्स का स्टॉक क्या है जी? लिमिटेड है। अभी अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए आ जाए ऐसे, तो हम क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि जो जो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सामान मुझे खरीदना है, वो सामान खरीदने के लिए मार्केट में चले जाएंगे जी। समझ में आ रही बात? ऐसे सबके पास अगर पैसा चला जाए, मार्केट में ओवरऑल मनी सप्लाई बढ़ जाए, तो सब कोई मार्केट में जाके खड़े हो जाएंगे, ये सामान दीजिए, वो सामान दीजिए। लेकिन गुड्स की का स्टॉक, गुड्स की सप्लाई तो लिमिटेड है। क्लियर है जी बच्चे? तो उस कंडीशन में क्या होगा बोलो बच्चा? सप्लाई लिमिटेड है और बहुत सारे लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगा, तो वो गुड्स क्या हो जाएगा बच्चे? महंगा हो जाएगा। समझ में आ रही बात जी? तो वही इन्होंने कहा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन का पहला कारण क्या है जी? इंक्रीज इन मनी सप्लाई। गवर्नमेंट अपने डेफिसिट फाइनेंसिंग के, अपने डेफिसिट बजट के लिए आरबीआई से जो बोलती है कि नया नोट छाप के दे दीजिए, इससे मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ जाता है। मनी सप्लाई बढ़ने के कारण डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है, लेकिन सप्लाई उस कंपैरिजन में, उस रेशियो में बढ़ नहीं पाता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चे? महंगाई, इन्फ्लेशन। तो ये एक कारण है। बात समझ में आ गया होगा जी? क्लियर है बच्चा? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। नेक्स्ट इज व्हाट? इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। सर डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? समझो बच्चे, मुझे सैलरी मिला से 50,000 रुपीज। अब 50,000 मेरा जो सैलरी है, उस सैलरी में मेरा टैक्स कटेगा। सब जिसको बोलते हैं ना, आप बोलते हैं कि काट छाट के इतना पैसा मिलता है, पीएफ का पैसा कटा, ईएसआई का पैसा कटा, टैक्स वगैरह कटा, सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद गवर्नमेंट का जो भी चार्जेस वगैरह है, टैक्सेस वगैरह है, वो देने के बाद मेरे पास खर्च करने के लिए पॉकेट में कितना पैसा बचा है, खर्चा करने के लिए मेरे पास इन हैंड कितना पैसा है, दैट इज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोज करने के लिए, खर्च करने के लिए मेरे पास जो इनकम बचा है, दैट इज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम। समझ में आ रही बात जी? अब इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन का कारण क्या है जी? इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। खर्च करने के लिए इन हैंड मेरे पास अगर ज्यादा पैसा बचेगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि मनी सप्लाई, इसका मतलब ज्यादा हो गया। सर ज्यादा पैसा कब बचेगा? एक एग्जांपल देते हैं बच्चे। मान लीजिए, वापस से मैं बोल रहा हूं बच्चा, से मंथली इनकम इज 50,000 रुपीज। गवर्नमेंट ने उस पर क्या किया कि कहा भैया आपका 50,000 इनकम है, उस पर हम 10% टैक्स लेंगे सपोज। तो 10% टैक्स काट के, और अब मेरे पास खर्च करने के लिए इन हैंड कितना पैसा बचा बोलो तो बच्चा? सर 50,000 का 10% 5,000, तो मेरे पास कितना बच गया जी? 45,000। तो दैट इज 45,000 इज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम। बात समझ में आ रहा है जी? इस 45,000 को क्या नाम देंगे जी? डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर है? ठीक है जी बच्चा? अब ध्यान देंगे, अगर गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स के रेट को कम कर देती है, किसी कारणवश गवर्नमेंट ने टैक्स के रेट को 10% से रिड्यूस करके और 5% कर दिया जी। अब बोलो बच्चा मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? सर 50,000 का 5% 2,500, मुझे सिर्फ 2,500 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात जी?
अब मेरे पास खर्च करने के लिए कितना पैसा बचा, तो 50,000 माइनस टैक्स 2,500, 47,500। मेरे पास पहले की अपेक्षा खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचा कि नहीं, मेरा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा कि नहीं बढ़ा बच्चा, समझ में आ रही बात जी, क्लियर है। तो ध्यान देंगे, अगर लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए, इन हैंड उनके पास ज्यादा पैसा बचे, तो ओवरऑल मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बच्चे। लोगों के पास ज्यादा पैसा इन हैंड बचेगा खर्च करने के लिए, तो वो गुड्स और सर्विसेज का ज्यादा डिमांड करेंगे। जहां भी डिमांड बढ़ेगा क्या होगा बच्चे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बात समझ में आ गया जी, क्लियर है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बात है बच्चे, ठीक है जी। चलिए, when the disposable income of the people increases, it raises their demand for goods and services, leading to demand pull inflation। इसके कारण डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ऑब्वियसली ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी बच्चे, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स बढ़ेंगे, तो उनके डिमांड भी बढ़ेंगे। पहले की अपेक्षा हमको ज्यादा गुड्स खरीदना पड़ेगा, तो हम गुड्स का डिमांड क्या करेंगे बच्चे, ओवरऑल ज्यादा करेंगे। और गुड्स का प्रोडक्शन लिमिटेड है और उसका डिमांड हम ज्यादा करेंगे, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड बढ़ने के कारण क्या होगा बच्चे, प्राइस बढ़ेगा। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन मींस इंक्रीज्ड डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, इट इंक्रीजेस द एग्रीगेट डिमांड, बोले तो ओवरऑल डिमांड इसके कारण क्या होता है बच्चे, बढ़ जाता है। For goods and services, which puts pressure on the existing supply of goods and services, जिससे कि जो नॉर्मल सप्लाई है उस पर और ज्यादा प्रेशर बढ़ता है, क्लियर, जिसके कारण इन्फ्लेशन क्या होता है बच्चे, बढ़ जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है, सर 2,000 रुपए के नोट में थोड़ा सा ब्लैक कलर से स्केच कर देंगे तो दैट इज नोन एज ब्लैक मनी। अरे वाह, गजब। ध्यान दे बच्चे, ब्लैक मनी का मतलब होता है अनअकाउंटेड मनी, वैसी मनी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, नीचे से पैसा ले लिए। बहुत सारे देखेंगे ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, और स्पेसिफिक मैं क्या कहूं, वो लोग क्या करते हैं जी, बिलो द टेबल प्राइस लेते हैं कि आपका फाइल का काम हम कर देंगे, नीचे से 10,000 रुपया मुझे दे दीजिए। अब जो नीचे से उनको 10,000 रुपया ब्लैक मनी के तौर पे मिला, वो पैसा पे तो वो टैक्स वैक्स दे नहीं रहे, लेकिन उस पैसे से वो मार्केट में जाके डिमांड करेंगे कि नहीं, गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। समझ में आ रही बात जी। तो ये ब्लैक मनी जो होता है वो कहीं ना कहीं टैक्स का बचाया हुआ पैसा होता है, अनअकाउंटेड मनी, चोरी घूसखोरी वगैरह का पैसा होता है। समझ में आ रही बात जी। इस पैसे से भी लोग मार्केट में गुड्स का डिमांड करते हैं, और डिमांड करने के कारण डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई तो लिमिटेड है, ठीक है जी बच्चे। तो सप्लाई लिमिटेड होने के कारण प्राइस जो है वो क्या हो जाता है जी, बढ़ जाता है। क्लियर है बच्चा, ठीक है। चलिए, तो ये तो डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने पढ़ लिया जी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। मनी सप्लाई बढ़ जाना, लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाना, अनअकाउंटेड पॉपुलेशन इंक्रीज, ब्लैक मनी, ये सब डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारण है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट जहां भी आएगा सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोग प्रोड्यूसर सामान बना के बेच रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1, राइज इन वेजेस। ऑलरेडी मैंने कहा था बच्चे कि आजकल जो है ट्रेड यूनियंस है जो कि लेबर के राइट्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। लेबर को किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो वो फट से ट्रेड यूनियन को कांटेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ऑटो यूनियन वाले लोग, थोड़ा सा भी अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो यूनियन वाले को कांटेक्ट करते हैं। यूनियन वाले क्या करते हैं जी, स्ट्राइक कर देते हैं कि नहीं जी ऑटो का फेयर बढ़ाइए, अदरवाइज हम लोग स्ट्राइक रहेंगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक। गवर्नमेंट भी फोर्स हो जाती है, गवर्नमेंट भी बाध्य हो जाती है ऑटो का फेयर बढ़ाने के लिए। समझ में आ रही बात जी। तो अगर जो प्रोडक्ट हम मार्केट में बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट उससे कंसर्न जो लेबर है वो लेबर स्ट्राइक करके अपनी वेजेस बढ़ा लेते हैं, अपनी सैलरीज बढ़ा लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा बोलो बच्चा, सैलरी बढ़ने के कारण प्रोडक्ट का ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ने के कारण प्राइस बढ़ेगा, तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। क्लियर है जी। देखेंगे rise in wages has been considered as the main determinant of cost push inflation. This is because in modern times workers have organized themselves into strong trade union. मैंने कहा बच्चे आज के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो सारे वर्कर ने अपना ट्रेड यूनियन बना लिया, अखिल भारतीय ऑटो संघ, अखिल भारतीय ये संघ वो संघ, ऐसे करके रेलवे कर्मचारी संघ, तो बैंक यूनियन संघ, सारे लोगों ने अपना यूनियन बना के रखा है।
समझ में आ रही बात जी। उसके कारण वो रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं, प्राइस बढ़ाते रहते हैं, सैलरी वेजेस इंक्रीज कराते रहते हैं अपना, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज व्हाट, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बेसिक मटेरियल। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं सब प्रकार के गुड्स के कॉस्ट को प्रभावित करते हैं, जैसे पेट्रोल का प्राइस, स्टील का प्राइस, आयरन स्टील वगैरह, सीमेंट वगैरह, ये सब ऐसे चीज है जिसका की प्रभाव लगभग हर चीज पे पड़ता है बच्चे। आप बोलेंगे अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह तक बाई ट्रांसपोर्टेशन ही वेजिटेबल्स हम लोग ले जाते हैं, और पेट्रोल महंगा होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा होगा, और वो कॉस्ट फिर कहां पे जाएगा बच्चे? वेजिटेबल्स के कॉस्ट में जाएगा। समझ में आ रही बात जी? तो कुछ बेसिक मटेरियल्स है, उनका प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसके कारण उससे रिलेटेड जो गुड्स है उसका कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो वो महंगा हो जाएगा। क्लियर बच्चा? Cost push inflation is also caused by increase in the prices of some basic materials such as steel, basic chemical, oil, etc. Since these basic materials are used directly or indirectly in almost all the industries, any increase in their prices affect the whole of the economy and the prices everywhere tends to increase. ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनका की प्रभाव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगभग सारे मटेरियल्स पे पड़ता है, तो ये महंगे होंगे तो उनके कारण दूसरे मटेरियल्स भी महंगा हो जाएंगे, जिसके कारण ओवरऑल इन्फ्लेशन का रेट जो है वो क्या होता है बच्चे? बढ़ जाता है। समझ में आई बात जी? चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट, हायर टैक्सेस। Another important cause of cost push inflation is the imposition of higher taxes on commodities. गुड्स पे जो टैक्स लगाते हैं, समझो बच्चा, वापस से मैं रिपीट करता हूं, पहले भी मैंने बताया था, टैक्सेस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं जी बच्चे? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। पहले भी बताया है बच्चे आपको। वैसा टैक्स जो डायरेक्टली हमारे इनकम पे लगता है दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल, इनकम टैक्स, कंपनियों के प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स। एक और टैक्स हुआ करता था, अब तो नहीं है जी बच्चे, वेल्थ टैक्स गवर्नमेंट ने हटा दिया है, प्रॉपर्टीज वगैरह पे जो टैक्स लगता है। ठीक है जी। एक और होता है बच्चे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? वैसा टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। नाम इसका इनडायरेक्ट टैक्स क्यों पड़ा जी बच्चे? क्योंकि हमें लगता है कि हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। मैंने कहा बच्चे 8,500 रुपीज में मैंने परचेस किया, इसमें इसका जीएसटी इंक्लूड होगा कि नहीं? अगर ये इंपोर्ट करके आया है, इंडिया में नहीं बना है, तो कस्टम ड्यूटी लगा होगा। समझ में आ रही? इंपोर्ट ड्यूटी जिसको बोलते हैं, विदेश की कंट्रीज से अगर आप गुड्स इंडिया में मंगाएंगे तो कस्टम एक्ट उस पे एप्लीकेबल होता है बच्चे। दो प्रकार का, एक इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा। समझ में आ रही बात जी? क्लियर है? तो अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो उस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है। अब समझेंगे, विद इन इंडिया अगर गुड्स बनाते हैं तो उस पे जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ में आ रही बात जी? ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स था ये तो नया कॉन्सेप्ट है 2017 ऑनवर्ड्स। इसके पहले विद इन इंडिया जो गुड्स बनता था उस पे जो टैक्स लगता था दैट वाज नोन एज एक्साइज ड्यूटी, जो यहां लिखा हुआ है। आप एक्साइज ड्यूटी के जगह पे क्या लिख सकते हैं जी? जीएसटी। समझ में आ रही बात जी? अब देखेंगे, गवर्नमेंट अगर जीएसटी के रेट को बढ़ा देती है, गवर्नमेंट अगर बोलती है कि पहले 18% लग रहा था जी, अभी हम आपसे 28% लेंगे, तो अब आप समझेंगे अगर गवर्नमेंट इस पे टैक्स का रेट बढ़ा दे तो ये महंगा होगा कि सस्ता होगा? बोलो बच्चे, ऑब्वियस सी बात है कि महंगा होगा। क्लियर? तो ये भी हायर टैक्सेस भी कहीं ना कहीं एक रीजन है इन्फ्लेशन का, क्योंकि उससे ओवरऑल कॉस्ट प्रोडक्ट का जो है वो क्या हो जाता है जी? बढ़ जाता है। समझ में आई बात? चलिए, अगला कारण क्या है जी बच्चे? बस ये टॉपिक यहां तक पढ़ेंगे बच्चे। पहले से बता देने से बच्चों को साइकोलॉजिकली एडवांटेज, अच्छा सर चलिए यहां तक पढ़ाएंगे, नहीं बताएंगे तो बच्चे अरे कितना देर और पढ़ाएंगे सर। बस देखो, पहले ही मैं क्लियर कर दिया बच्चे। ठीक है जी। चलिए, फ्लक्चुएशंस इन एग्रीकल्चरल आउटपुट। एग्रीकल्चरल आउटपुट में फ्लक्चुएशन भी कहीं ना कहीं क्या है जी बच्चे? एक कारण है इन्फ्लेशन का। सर कैसे कारण है? समझो बच्चे, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, आज भी हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? रेन पे, क्योंकि प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है। समझ में आ रही बात जी? तो कहीं ना कहीं वर्षा पे हम लोग डिपेंडेंट है, आश्रित है।
अब देखेंगे ये सीजनल एग्रीकल्चर और वर्षा पे आश्रित होने के कारण क्या होता है जी बच्चे, कभी कभी बम्पर प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कभी कभी क्या हो जाता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। तो अगर फूड ग्रेन्स का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिमांड, ऐसा तो नहीं है कि इस साल अनाज का प्रोडक्शन कम हुआ तो बोलेंगे सबको, इंडिया का लोग बोलेंगे नहीं इस साल थोड़ा कम ही खाएंगे जी क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ है। नहीं, डिमांड तो रेगुलर बेसिस पे, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली बढ़ते रहेगा। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो जाए तो ये जो गैप है वो गैप कैसे मेंटेन होगा, इसके कारण क्या हो जाएगा बच्चे, इसके कारण प्राइस जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रही बात जी? आगे भी और भी रीजंस है, फटाफट से देखेंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर प्राइस राइज इन इंडिया इज फ्लक्चुएशंस इन एग्रीकल्चरल आउटपुट, इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू ड्रॉट्स, सूखा हो गया या बहुत ज्यादा बारिश हो गया, एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज हैज बीन अ मेजर फैक्टर इन द राइज इन ऑफ फूड ग्रेन प्राइसेस एज वेल एज जनरल प्राइसेस। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि फूड ग्रेन्स का प्राइस जो है वो रेगुलरली क्या होता है, बढ़ते रहता है, क्योंकि उसके प्रोडक्शन का कोई कंफर्मेशन नहीं है, कब ज्यादा होगा कब कम होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट, ग्लोबल इन्फ्लेशन, वर्ल्ड वाइड अगर महंगाई बढ़ जाती है, जैसे कि एग्जांपल पेट्रोल, वर्ल्ड लेवल पे अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसका प्रभाव इंडिया में भी पड़ेगा। इंडिया में भी पेट्रोल क्या होगा बच्चे, महंगा हो जाएगा। एक समय आया था जब 88 रुपीज, 92 रुपीज में पेट्रोल बिकने लगा था। समझ में आ रही बात जी? तो पेट्रोल महंगा होने के कारण क्या होगा बच्चे, पेट्रोल बेसिक मटेरियल है जो कि घुमा फिरा के हर तरह के गुड्स के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिक्वायर्ड है। तो पेट्रोल महंगा होने के कारण उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको वेजिटेबल्स, वो उनका कॉस्ट महंगा हो जाएगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा होगा, उसके कारण ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगा। ओवरऑल कॉस्ट के बढ़ने को ही तो क्या बोलते हैं बच्चे, इन्फ्लेशन। ठीक है जी। Global inflation has also caused price rise in the domestic economy. Since 1980, crude oil prices have shown a substantial rise. Thus, there is a rise in domestic prices because of hike in international price. इंटरनेशनल प्राइस में बढ़ोतरी के कारण कहीं ना कहीं डोमेस्टिक गुड्स का प्राइस भी बढ़ जाता है, बट दैट इज ऑल्सो मेजर रीजन फॉर इन्फ्लेशन। ठीक है जी, चलिए। फॉल्टी एंड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, जितने भी हमने कहा ये सारे तो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं ही हमारे हिसाब से, दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, फॉल्टी एंड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। देखेंगे बच्चे, in India, large part of the distribution machinery is working in the private sector, which is indulging in wrong practices like hoarding, black marketing, etc. with a view to get higher profits. Such practices create artificial scarcities of essential commodities in the country. ध्यान देंगे बच्चे, आज भी गुड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ज्यादातर किसके हाथ में है जी, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। अब प्राइवेट सेक्टर वाले जो हैं वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ जी बच्चे, खुद से क्रिएट किया हुआ। वो जैसे ही देखेंगे कि अच्छा प्याज का सीजन जनवरी में फिर से शुरू होता है और नवंबर में या अक्टूबर में प्याज का सप्लाई थोड़ा सा कम हुआ तो वो उसको होर्डिंग करना शुरू करेंगे, स्टॉक करके रखना शुरू करेंगे, मार्केट में सप्लाई थोड़ा कम कर देंगे। वो जानबूझ के मार्केट में स्कार्सिटी क्रिएट कर देंगे, कमी क्रिएट कर देंगे, होल्ड करके उसको रोक के उसके सप्लाई को रोक देंगे। समझ में आ रही बात जी? और मार्केट में धीरे धीरे क्या करेंगे जी बच्चे, उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर लेंगे। और डिमांड तो बढ़ते रहेगा, रेगुलर बेसिस पे हम लोगों को खरीदना है, उसके कारण क्या होगा बच्चे, प्राइस बढ़ जाएगा। वो हर साल जानबूझ के ऐसे करते हैं, टमाटर के केस में, प्याज के केस में इंटेंशनली स्कार्सिटी क्रिएट करते हैं। समझ में आ रही बात? अब थोड़ा सा चेन को समझने का प्रयास करेंगे। ये जो मिडिल मैन है वो किस तरह से काम करते हैं, समझो बच्चा। मिडिल मैन लोग क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। फार्मर्स जो हमारे हैं, वर्ल्ड आप पूरे इंडिया लेवल पे देखेंगे तो ज्यादातर फार्मर क्या है जी, बहुत गरीब है। और अगर हम लोग वेजिटेबल्स की ही खेती करते हैं, अनाज की ही खेती करते हैं, तो खेती करने से लेके और फसल की कटाई से लेके मार्केट में बेचने तक में अच्छा खासा टाइम हो जाता है, 3 महीने 4 महीने का टाइम हो जाता है। अब 3 महीने 4 महीने जब तक प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, फार्मर को पैसा मिलेगा नहीं, तो उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो जैसे ही फसल की कटाई का समय आता है, जब वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के तौर पे तैयार हो जाते हैं, तो फार्मर की स्थिति तब तक इतनी खराब हो जाती है कि जो प्राइस उनको मिलता है उसी प्राइस पे वो बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। समझ में आ रही बात जी? और ये जो मिडिल मैन है, मुनाफाखोर लोग जो हैं, कमीशन एजेंट लोग हैं, वो क्या करते हैं कि जो मन सो प्राइस पे उनसे परचेस कर लेते हैं और परचेस करके उसको स्टॉक करके रखते हैं, प्लान करके रखते हैं कि इसकी सप्लाई हमको धीरे धीरे कैसे करनी है कि हमको अपने हिसाब से प्रॉफिट हो सके।
अब फिर से नया फसल का सीजन जब तक आएगा उसके 1-2 महीने पहले ही ये मार्केट में ऐसा हवा बना देते हैं कि स्कार्सिटी हो गया और धीरे 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 सप्लाई करते हैं। समझ में आ रही बात जी बच्चे? क्लियर? और मुनाफाखोरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन का, और गवर्नमेंट इसको रोकने में बिल्कुल इनएफिशिएंट है। समझ में आ रही बात जी बच्चे? तो इन्फ्लेशन का आज के कंटेक्स्ट में अगर आप बोलेंगे तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, खुद से स्कार्सिटी क्रिएट करना। नेचुरली स्कार्सिटी नहीं है, वो क्रिएट किया हुआ है प्रॉफिट के लिए। क्लियर है बच्चा? सर आपने बोला था बस इतना ही, बस 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 खत्म हो गया जी। चलिए, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का प्रभाव हमारे इंडियन इकोनॉमी पे या डिफरेंट डिफरेंट लोगों पे, सेक्टर्स पे कैसे पड़ता है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है जी बच्चे? तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स, अगले क्लास में फिर से मिलेंगे जी बच्चे। चलो जी, बाय बाय।